फर्स्ट चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इस चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट लॉ जो है वो यही लॉ है, गॉस थ्योरम। गॉस लॉ या गॉस थ्योरम जो है हम अब पढ़ने जा रहे हैं, इसका बेसिक जरूरत या कह सकते हो आप इस्तेमाल इसलिए है क्योंकि कई सारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में हमारी बहुत मदद करता है। आगे जाके हम धीरे धीरे समझेंगे कैसे हम कई सारे स्ट्रक्चर से, ऑब्वियसली 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर, तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के अंदर ये कैसे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में मदद करता है, हम आगे जाके समझेंगे जब हम इसकी एप्लीकेशंस को देखेंगे। फिलहाल हम ये समझते हैं कि गॉस थ्योरम या गॉस लॉ क्या कहना चाहता है। इसकी डेफिनेशन ये कहती है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज्ड सरफेस इन वैक्यूम इज 1 by epsilon naught times the total charge within the surface regardless of how charges may be distributed। अब इस पूरी बात का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल आपके पास में कोई इस तरीके से क्लोज सरफेस है, लाइक कोई क्यूब है, राइट, ये क्यूब है। अब इस क्यूब के अंदर कोई चार्ज क्यू मौजूद है, इस क्यूब के अंदर कोई क्यू चार्ज मौजूद है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम इस क्यू चार्ज की वजह से इस पूरे सरफेस में, इस पूरे 3 डायमेंशनल क्लोज सरफेस में जो टोटल फ्लक्स आएगा वो क्यू बाय, यहां पर ऐसा लिख सकता हूं मैं, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। अगर मैं इसको कैपिटल क्यू लेता हूं तो ये इस तरीके से लिखा जा सकता है। अगर कैपिटल क्यू चार्ज इस पूरे क्यूब के अंदर मौजूद है तो इस पूरी क्लोज सरफेस से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स, वो क्या होगा, कैपिटल क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि इट इज द चार्ज विद इन द सरफेस, इट इज द टोटल चार्ज विद इन द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो 1 by epsilon naught टाइम्स द टोटल चार्ज विद इन द सरफेस, सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज है उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दीजिए। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि चार्ज और सरफेस के बीच में जो मीडियम मौजूद है वो आपका एयर या वैक्यूम है, राइट, एयर या वैक्यूम मौजूद है। ठीक है, तो एयर या वैक्यूम अगर होगा तभी यहां पर एप्सिलॉन नॉट आएगा। सपोज अगर ये एयर या वैक्यूम ना होकर के कोई मीडियम या डाइलेक्ट्रिक होता तो यहां पर Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R आ जाता, या अगर मैं कहूं तो ये इस तरीके से होता, Q by एप्सिलॉन, वेयर एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, इसको हम कहेंगे परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, राइट। तो अगर इन दोनों के बीच में सरफेस और चार्ज के बीच का जो रीजन है, अगर उसके अंदर कोई और मीडियम होता तो हम परमिटिविटी ऑफ द मीडियम यहां पर लगाते, दैट इज एप्सिलॉन, या फिर उसको हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। तो अब थोड़ा सा डीपर इसको अच्छे से समझते हैं हम और अच्छे समझेंगे कि क्या कहना चाह रहा है। सपोज कीजिए मैं गॉस थ्योरम नहीं जानता तो मेरे पास में फ्लक्स निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, ये क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds। इसके थ्रू मुझे इस सरफेस से फ्लक्स निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे हर सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है उसके हिसाब से, एरिया के हिसाब से मुझे क्या करना पड़ेगा, फ्लक्स निकालना पड़ेगा। मतलब फ्रंट वाली सरफेस से अलग फ्लक्स, दूसरी वाली सरफेस से अलग फ्लक्स, पीछे वाली सरफेस से अलग फ्लक्स, लेफ्ट वाली साइड की सरफेस से अलग फ्लक्स, नीचे की सरफेस से, ऊपर की सरफेस से, सबसे अलग अलग फ्लक्स मुझे निकालना पड़ेगा और सबको ऐड ऑन करना पड़ेगा, और तब जाकर मेरे पास में क्या आएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा इस सरफेस का। गॉस थ्योरम क्या कहता है, इतना सब कुछ करने का कोई जरूरत नहीं है। क्या करना है, उसके अंदर जितना भी चार्ज मौजूद है उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दीजिए, उतना ही आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा। तो काम जो बहुत बड़ा था वो काम आसान हो गया मेरे लिए, राइट। यही फायदा होता है गॉस थ्योरम का। ये तो सिर्फ हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बेसिस पे देख रहे हैं, आगे आप देखेंगे कि इससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालेंगे, राइट। तो अब हम थोड़ा बहुत इसके प्रूफ के ऊपर बात कर लेते हैं कि ये जो बात कहना चाह रहे हैं गॉस जी वो कितना सही, कितना सही है कि नहीं, राइट। तो आइए एक एग्जांपल लेके बात करते हैं। सपोज कीजिए कि एक पॉइंट है जिसपे एक पॉजिटिव क्यू चार्ज मौजूद है, ये पॉइंट O है, इसको हम मान लेते हैं पॉइंट
O। इस O पॉइंट के ऊपर Q चार्ज मौजूद है। अब हमने क्या करा, हमने एक क्लोज सरफेस के अंदर इसको ले लिया है। हमने क्या करा है, एक क्लोज सरफेस के अंदर इसको एज्यूम करा है। क्योंकि एक स्फीयर है जिसका रेडियस r है, रेडियस क्या है, r है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये पूरा सरफेस जो होगा इसका वो r डिस्टेंस पे ही होने वाला है। यानी कि चाहे मैं ये पॉइंट कंसीडर करूं, चाहे मैं ये पॉइंट कंसीडर करूं, चाहे मैं ये पॉइंट कंसीडर करूं, सभी पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आने वाली है वो बराबर आने वाली है, राइट। तो यहां पर ये जो Q चार्ज है ये इस स्फीयर के सेंटर पे मौजूद है, जिस वजह से किसी भी पॉइंट जो सरफेस पे अगर मैं ले रहा हूं वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आने वाली है वो हर बार सेम आने वाली है, बिकॉज दे आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो मैंने क्या करा, मैंने यहां पर एक छोटा सा रीजन कंसीडर कर लिया। रीजन इन द सेंस एरिया, एक गोल सरफेस है उसके ऊपर मैंने एक छोटा सा एरिया कंसीडर करा है। इस एरिया का मैंने नाम दिया है ds। इस एरिया का मैंने नाम क्या दिया है, ds। क्योंकि एक सरफेस पर एरिया है और ये क्लोज सरफेस है तो एरिया वेक्टर आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलेगा। और क्योंकि एक पॉजिटिवली चार्ज है, ये सेंटर पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो भी किस डायरेक्शन में होंगी, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होंगी। ये हम पहले भी देख चुके हैं। तो यहां पर इस पॉइंट P पर, इसको मैं P पॉइंट ले लेता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वेक्टर होगा वो भी आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। इसकी पोजीशन वेक्टर को मैंने r कैप ले लिया है, यूनिट वेक्टर को, सॉरी मैंने यूनिट वेक्टर को r कैप ले लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को r कैप ले लिया है और एरिया वेक्टर को n कैप ले लिया है क्योंकि आउटवर्ड डायरेक्शन में है, राइट। तो अब हमको ये पता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, E डॉट ds। लेकिन इससे जो मुझे फ्लक्स मिलेगा वो छोटा सा फ्लक्स होगा जो सिर्फ और सिर्फ इस रीजन का फ्लक्स होगा। यानी कि इतने छोटे से रीजन से जो फ्लक्स निकल रहा होगा सिर्फ वो निकलेगा जब मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इस ds से मल्टीप्लाई करूंगा। अब देखने की बात ये है कि यहां पर इसको मैं E ds cos थीटा लिख सकता हूं, राइट। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, E ds cos थीटा। तो E ds cos थीटा, दोनों के बीच का एंगल कितना है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। या तो मैं इसको ऐसा लिख लेता हूं, चलिए cos थीटा की सेंस में ना बात करके हम इसको वेक्टर की फॉर्म में पुट कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पोजीशन पर E है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज की वजह से, सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में, यहां पर डिस्टेंस कितना है इसका, r स्क्वायर, राइट। डिस्टेंस कितना है, r स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर डायरेक्शन क्या है, r कैप, करेक्ट। और ds वेक्टर क्या होगा, ds इंटू n कैप। तो इन दोनों ही चीजों को जब मैं यहां पर पुट करूंगा तो d फाई क्या आ जाएगा, d फाई e, ये आ जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में r स्क्वायर इंटू ds r कैप डॉट n कैप। r कैप इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और ds के लिए n कैप। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। अब जब दोनों ही सेम डायरेक्शन के अंदर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू क्या आने वाला है, 1। अगर आपको नहीं याद तो आप इस तरीके से लिखिए, x डॉट i क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन है, पॉजिटिव x डायरेक्शन है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। ये आपने पहले पढ़ रखा होगा जब आपने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है, राइट। तो i कैप j कैप जो भी सेम डायरेक्शंस वाली डायरेक्शन होती है उनके बीच में जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो उनका मैग्नीट्यूड क्या आता है, 1 आता है। तो सिमिलरली यहां पर भी जब हम r कैप और n कैप की बात कर रहे हैं जो कि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 1 आएगा। अब इसके बाद में आगे बात करते हैं d फाई e इज इक्वल टू दिस। तो यहां पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इनटू ds अपॉन में r। ये वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया है जो सिर्फ इस छोटे से रीजन के अंदर जो ds मैंने रीजन कंसीडर किया है वहां पर है, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं टोटल फ्लक्स निकालना चाहता हूं। टोटल फ्लक्स किसका, इस पूरे के पूरे स्फीयर से कितना फ्लक्स मिलेगा, क्योंकि ये भी एक क्लोज सरफेस है।
राइट। तो इस टोटल फ्लक्स के लिए हम क्या करेंगे, एक क्लोज सरफेस इंटीग्रल करेंगे, किसका, आपके डी फाई ई का। जो छोटा सा फ्लक्स यहां निकल रहा था उसका टोटल क्या करेंगे, फ्लक्स निकालने के लिए क्लोज सरफेस इंटीग्रल करेंगे, क्लोज सरफेस इंटीग्रल करेंगे। ऐसा करने का मतलब बेसिकली ये है कि आप 1/4πε0 Q अपॉन में R का स्क्वायर, सॉरी Q अपॉन में R का स्क्वायर आना है, यहां पर R का स्क्वायर इनटू ds, राइट। इसका क्लोज सरफेस आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, राइट। अब इनमें से ये चीज कांस्टेंट है, चार्ज भी अंदर कांस्टेंट पड़ा है, मैं कोई और चार्ज तो उसको एंटर करा नहीं रहा हूं, और रेडियस भी जो स्फीयर लिया है उसका रेडियस भी कांस्टेंट है, तो ये सारी चीजें बाहर आ जाएंगी और इंटीग्रेशन होगा आपका, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन होगा ds का। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मैंने अगर एरिया यहां लिया है, फिर मैं एक छोटा एरिया यहां कंसीडर करूंगा, फिर ऐसे करते करते पूरे उसमें एरियाज कंसीडर करता चला जाऊंगा, ds 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 करके एरिया कंसीडर करता चला जाऊंगा, और उसके बाद में क्या होगा कि एरिया जब कंसीडर होते चले जाएंगे तो मुझे जब टोटल निकालना होगा तो मैं उन सभी एरियाज को ऐड ऑन कर दूंगा, और उसको ऐड ऑन करने का मतलब क्या है कि उस क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन, छोटे से एरिया का टोटल इंटीग्रेशन कर दूं मैं सरफेस को लेकर। अब यहां पर ये छोटा सा एरिया किसका है, इस स्फीयर का है, तो जब इसको पूरे सरफेस के लिए इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरे सरफेस का एरिया आएगा, तो पूरे सरफेस का एरिया कितना होता है, स्फीयर का सरफेस का एरिया होता है 4πr का स्क्वायर। तो इससे 4π से 4π कैंसिल आउट हो गया, r² से r² कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बचेगा Q/ε0। और यही आपका गॉस थ्योरम कह रहा था कि जब भी हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है किसी क्लोज सरफेस से, तो उसके अंदर कितना चार्ज मौजूद है उसको ε0 से डिवाइड कर दो तो आपको उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा, राइट। तो यहां पर गॉस थ्योरम प्रूफ हो जाता है कि जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इस तरीके से निकालने के बजाय आप सीधे उसके अंदर जितना चार्ज मौजूद है उसको ε0 से डिवाइड कर दीजिए, आपको वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा, राइट। तो ये था एक प्रूफ गॉस थ्योरम के ऊपर। अब इसके अंदर एक छोटी सी बात ये है कि क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या ये गॉस थ्योरम इस बात पर डिपेंड करती है कि अंदर जो चार्ज मौजूद है वो सिमेट्रिकली पोजीशनड है कि नहीं, या वो क्या कहते हैं बाहर की तरफ जो चार्ज मौजूद है उससे कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो यहां पर थोड़ी चीजें कुछ समझ लेते हैं, जैसे कि डेफिनेशन यहां पे क्या कह रहा है कि इट इज 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज विद इन द सरफेस रिगार्डलेस ऑफ हाउ द चार्जेस मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब इस बात से मुझे मतलब नहीं है कि चार्जेस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, उसके अंदर चार्जेस मतलब चार्जेस जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है, मुझे इस बात से मतलब नहीं है। मुझे इस बात से मतलब है कि चार्ज अंदर कितना है, जो भी चार्ज होगा उसको ε0 से डिवाइड करेंगे और वो मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स दे देगा। सपोज करिए कि अंदर कई सारे चार्जेस मौजूद है, सिर्फ एक चार्ज मौजूद नहीं, कई सारे चार्जेस मौजूद हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, वही सुपरपोजिशन वाला प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वाला कुछ इस तरीके से था कि हम क्या कर रहे थे, उसमें इंडिविजुअल निकालते थे। मतलब यहां पर क्या करोगे, हर इंडिविजुअल चार्ज की वजह से आप इंडिविजुअल फ्लक्स निकालोगे और उसको आप ऐड ऑन कर दोगे। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका क्या है, आप उसी चार्ज के जितने भी चार्जेस मौजूद हैं, सपोज कीजिए इस सरफेस के अंदर Q1 यहां है, Q2 यहां है, Q3 यहां है, Q4 यहां है, ये सारे चार्जेस जो है ये इस तरीके से मौजूद है, सरफेस के अंदर मौजूद है, राइट। अब हम क्या करते हैं, एक तरीका तो ये कि इसके थ्रू फ्लक्स निकालिए, इसके थ्रू फ्लक्स निकालिए, इसके थ्रू फ्लक्स निकालिए, इसके थ्रू फ्लक्स निकालिए। ये कॉम्प्लेक्स तरीका है। आसान तरीका क्या है, जो भी नेट चार्ज इसके अंदर आ रहा है, सरफेस पूरी सरफेस के अंदर नेट चार्ज जो आ रहा है वो चार्ज आप लीजिए और उससे आप ε0 से डिवाइड कर दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स हो जाएगा, राइट। इसका आप नेट निकाल दीजिए चार्जेस का, Q1 + Q2 + Q3 एंड Q4। चार्जेस का आप सिग्नेचर उस हिसाब से लीजिएगा कि जो भी चार्ज मौजूद है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव सिग्नेचर, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव सिग्नेचर। लेकिन यहां पर आपने नेट चार्ज जो निकाला है उससे
जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, जो उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करेंगे तो वो आपको क्या दे देगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स दे देगा। अब सवाल ये उठता है, चलिए अंदर की बात तो हम समझ गए कि अंदर चार्ज चाहे कैसा भी मौजूद हो, कहीं भी मौजूद हो, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें बस अंदर का चार्ज देखना और उसको इलेक्ट्रिक उससे एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देना, वो मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स दे देगा। लेकिन अगर चार्ज बाहर मौजूद है तो क्या उसकी वजह से भी सरफेस के अंदर कोई फ्लक्स आ सकता है? ये बात मैं शायद आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स में बता चुका हूं, लेकिन दोबारा यहां पर बता देता हूं कि अगर कोई चार्ज बाहर मौजूद है, ये शायद आपको समझ में आ गया होगा, ये प्रूफ था इलेक्ट्रिक उसका गॉस थ्योरम का। तो अब मैं इसको बता देता हूं यहां पर। सपोज कीजिए यहां पर इस पॉइंट पे कोई चार्ज है और ये एक सरफेस है जिसके अंदर कोई चार्ज मौजूद नहीं है, राइट? इसको ऐसा देखिए, राइट? ये चार्ज है, तो इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होगी वो कुछ इस तरीके से जाएंगी, ऐसे भी जाएंगी, लेकिन मुझे फील्ड से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि इसके रिगार्डिंग मेरे पास में यहाँ पर कोई सरफेस नहीं है। फील्ड्स ये होंगी जिससे सरफेस जा रही होगी, जो सरफेस के थ्रू पास हो रही होगी, राइट? इस तरीके से। तो यहां पर अगर मैं इस तरफ एक रीजन कंसीडर करूंगा, इस तरफ एक रीजन कंसीडर करूंगा, यहां एक रीजन कंसीडर करूंगा, इधर एक रीजन कंसीडर करूंगा, सिमिलरली मैं यहां भी एक रीजन, यहां भी कंसीडर करूंगा, होगा क्या कि इस रीजन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो इस रीजन के इलेक्ट्रिक फ्लक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों? देखिए यहां पर क्या होगा, मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, और इसी डायरेक्शन में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ क्या मिल जाएगा, सपोज कीजिए ये एरिया वेक्टर है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में। लेकिन इस केस में क्या होगा, एरिया वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा, यानी कि नेगेटिव साइन में आ जाएगा। समझ में आ रही है आपको बात? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में जा रही है इस केस में और एरिया वेक्टर भी इस डायरेक्शन में, तो यहां पर मुझे पॉजिटिव फ्लक्स मिलने वाला है। इस केस में क्या होगा, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव फ्लक्स मिला, उतनी क्वांटिटी का लेकिन नेगेटिव फ्लक्स मिलेगा, राइट? तो ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि बाहर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो अंदर की तरफ इस डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन एरिया वेक्टर उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। अगर आप इससे नहीं समझ पा रहे हैं तो इससे तो आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे कि अगर मैं यहां पर एक क्यूब ले लेता हूं, एक क्यूब, और इससे अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, मैंने शायद आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर इसी तरीके से समझाया था कि यहां पर अगर कोई चार्ज मौजूद है और उससे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से जा रही है, तो जो राइट हैंड साइड वाले, आपके राइट हैंड साइड वाले जो सरफेस है उस सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा और लेफ्ट हैंड साइड वाले से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा वो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे और आपका नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो जाएगा। ऊपर नीचे पीछे और आगे इन सरफेसेस से तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वैसे भी जीरो ही होगा क्योंकि 90 डिग्री का है, लेकिन जो दो सरफेस है उसमें एक पे 0 डिग्री आएगा और एक पे 180 डिग्री आएगा, और जिस वजह से नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो जाएगा। सो देयर इज नो कंट्रीब्यूशन ऑफ अ चार्ज present outside the surface for the electric flux through this surface। मतलब अगर मुझे किसी सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो उसके लिए जो चार्ज लिया जाएगा, जो कंट्रीब्यूशन होगा चार्ज का, वो उसके अंदर का ही चार्ज होगा, बाहर का चार्ज कोई भी इसके ऊपर फ्लक्स नहीं ला सकता, राइट? तो ये बात मेरे ख्याल से आप समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, गॉस थ्योरम क्या कहना चाहती है कि किसी भी फील्ड, किसी भी सरफेस, क्लोज सरफेस के अंदर अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहते हैं तो उसके अंदर जो टोटल चार्ज मौजूद है उससे आप उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दीजिए उसे, तो आपको क्या मिल जाएगा, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। अब एक छोटी सी डेरिवेशन और देखते हैं जिसमें हम गॉस थ्योरम से कूलम्ब्स लॉ का भी डिडक्शन कर सकते हैं। तो डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। अब यहां पर ये क्या कहेंगे, इसमें क्या समझना है, हमने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा था फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q0 अपॉन में R स्क्वायर, राइट? इसको Q1 Q2 ले लीजिए चाहे, ठीक।
इस तरीके से हमने पढ़ा था। तो आइए समझते हैं हम इसमें किस तरीके से इसको बता सकते हैं। सपोज एक चार्ज लिया मैंने जो O पॉइंट पे है, दिस चार्ज है O पॉइंट, इसका नाम है Q1, राइट। अब इस O पॉइंट के अक्रॉस मैंने एक R डिस्टेंस पर फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है। यहां पर जो चार्ज मौजूद है वो Q2 मौजूद है, मान लेते हैं ऐसा, राइट। मुझे इसके अक्रॉस फ्लक्स क्या है उससे बात नहीं करनी, मैं क्या करता हूं, एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करता हूं। कौन सी सरफेस? गॉसियन सरफेस। अभी गॉसियन सरफेस क्या होता है? गॉसियन सरफेस एक क्लोज सरफेस होता है अक्रॉस अ चार्ज और अ ग्रुप ऑफ चार्ज, जो उस सरफेस से, उस चार्ज से निकलने वाले फ्लक्स को बता सकता है, ठीक है। तो ये एक हाइपोथेटिकल कह लीजिए, इमेजिनरी सरफेस कह लीजिए। तो मैंने क्या करा, इस चार्ज के अक्रॉस एक सरफेस एज्यूम करी। तो ऑब्वियस सी बात है, जब एक चार्ज के अक्रॉस मैं एक सरफेस एज्यूम करना चाहता हूं जहां पर हर पॉइंट पे मेरे को सेम इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाए, तो वो कैसी सरफेस होगी? एक स्फीयर होगा। ये स्फीयर है जिसकी सेंटर पे कौन मौजूद है? ये चार्ज मौजूद है, राइट। तो इस स्फीयर के सरफेस पे ये इस स्फीयर के सेंटर में ये Q1 चार्ज मौजूद है, राइट। Q1 चार्ज मौजूद है। अब इस Q1 चार्ज की मदद से पहले मैं इस P पॉइंट पे, जहां पर ये Q2 चार्ज मौजूद है, इस पॉइंट पर, इस P पॉइंट पर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहता हूं। तो मैंने क्या किया, एक छोटा सा एरिया ले लिया ds। ध्यान रखिएगा इस स्फीयर का रेडियस r है। मैंने मान के चला कि ये जो स्फीयर है वो r रेडियस का है, और r रेडियस जो है वही दूरी इस P पॉइंट की इस O पॉइंट से है। यानी कि ये दूरी थी P पॉइंट की जहां पर मुझे फोर्स निकालना था, उसी दूरी का मैंने रेडियस से एक स्फीयर ड्रॉ कर लिया है। अब उस स्फीयर के इस P पॉइंट के इर्द-गिर्द एक छोटा सा एरिया मैंने लिया ds। क्योंकि ये उस स्फीयर की सरफेस पे है तो इसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड होगा, और इस पॉजिटिव चार्ज से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली आउटवर्ड ही जाएगी। यानी कि फिर से वही बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन दोनों सेम है। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसका फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R का स्क्वायर, राइट। और जो ds आएगा उसकी इक्वेशन होगी ds इंटू एन कैप। यहां पर ये r कैप ले लेते हैं क्योंकि ये r की डायरेक्शन में, तो मैंने इसको r कैप ले लिया। तो अगेन इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? phi e is equals to E dot ds, राइट। E dot ds। चलिए अगर हम ऐसा लेके चलते हैं, यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता, चलिए हम ऐसा लेके चलते हैं, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता कि कितनी आएगी, उस फॉर्मूले को हम भूल जाते हैं। क्योंकि अगर आपको याद हो कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला बनाया था वो भी हमने इलेक्ट्रिक फोर्स के फॉर्मूले से ही बनाया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हमने पढ़ा था उसी फॉर्मूले से बनाया। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमें नहीं पता इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है या किस तरीके से वो आया है, राइट। हमने उसको सिर्फ एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के नाम से ही जाना हुआ है फिलहाल। तो अगर मैं इसको यहां पे देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वही एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है, तो E डॉट ds को मैं ऐसा लिख सकता हूं E ds, सिंपल E ds, क्योंकि cos तो 0 हो जाएगा यहां पर। E ds cos थीटा होता, अभी cos थीटा होता लेकिन वो क्या हो जाएगा, थीटा 0 हो जाएगा। तो यहां पर मैं इसको इंटीग्रल, यहां पे इसको ऐसे समझ लीजिए E ds cos 0, तो E ds cos 0 के बाद में यही आएगा, राइट। अब इंटीग्रेशन किसका होना है, क्योंकि E तो कांस्टेंट है हर पॉइंट पर, इस सरफेस में हर पॉइंट पर E कांस्टेंट है, तो ds का इंटीग्रेशन होगा क्लोज सरफेस। और ds का इंटीग्रेशन जब होगा तो ये किसके लिए है, पूरी सरफेस, पूरी स्फीयर के लिए है। तो स्फीयर का एरिया कितना होता है, 4 पाई r का स्क्वायर। तो ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय द फॉर्मूला E डॉट ds, ये वाला फॉर्मूला से, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है, राइट। लेकिन अगर हम गॉस थ्योरम के हिसाब से बात करें तो यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होना चाहिए जितना चार्ज स्फीयर के अंदर एनक्लोज हो रहा है। भाई हमने अगर क्लोज सरफेस लिया है, वो ये स्फीयर है, तो इसके अंदर जो चार्ज एनक्लोज हो रहा है वो Q1 है,
तो ये Q1 जितना चार्ज एनक्लोज कर रहा है उतना ही हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होना चाहिए, तो ये हो जाएगा Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट, इतना आपका क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा बाय गॉस थ्योरम। अब क्योंकि ये दोनों चीजें फ्लक्स ही बता रही हैं तो मैं इनको इक्वेट कर सकता हूं E 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय r स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब हमको पता है कि जो फोर्स होता है वो क्या होता है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस P पॉइंट पे जो चार्ज होगा तो देखो क्या है Q2 है, तो Q2 मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो क्या आ जाएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में r का स्क्वायर। और यही फॉर्मूला होता है बाय कूलम्स लॉ, देख सकते हैं यही फॉर्मूला होता है बाय कूलम्स लॉ, राइट। तो ये आ गया आपका फोर्स, तो ये डिड्यूस हो गया क्या कूलम्स लॉ फ्रॉम द गॉस लॉ।